नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नर्सिंग हट में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज। और इससे पहले हमारे YouTube चैनल पर CHO एग्ज़ाम से रिलेटेड 15 क्लास कंप्लीट हो चुकी है और पीछे की जो क्लासें थी वो उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए गए हैं। और आगे जो आने वाली क्लासें हैं उनमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो आज की सीरीज का यह पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से ORS के कंपोजिशन में कौन सा कंपोनेंट नहीं है। यानी ORS जो होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या साल्ट, इसमें कौन सा कंपोनेंट नहीं है, इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है। ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सोडियम सिट्रेट या ऑप्शन डी पोटेशियम क्लोराइड। यानी इसमें यह बताना है कि ORS में इनमें से कौन सा कंपोजिशन शामिल नहीं है। तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या साल्ट में सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम सिट्रेट भी होता है और पोटेशियम क्लोराइड भी होता है, लेकिन सोडियम कार्बोनेट नहीं होता। सोडियम कार्बोनेट नहीं होता, सोडियम क्लोराइड होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। और जो अगर इनकी मात्रा पूछे यानी कौन सा कंपोजिशन कितना होता है, तो जो सोडियम क्लोराइड होता है वह 2.6 ग्राम, 2.6 ग्राम सोडियम क्लोराइड। और जो सोडियम सिट्रेट होता है वह होता है 2.9 ग्राम, 2.9 ग्राम। और जो पोटेशियम क्लोराइड होता है वह होता है 1.5, 1.5 ग्राम। और इसमें एक चीज़ और होती है, सोडियम सिट्रेट हो गया, हाँ ग्लूकोज, एक इसमें ग्लूकोज भी होता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज होता है 13.5 ग्राम, 13.5 ग्राम। ORS में सोडियम क्लोराइड होता है 2.6 ग्राम, सोडियम सिट्रेट होता है 2.9 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड होता है 1.5 ग्राम और ग्लूकोज होता है 13.5 ग्राम। और इसकी जो टोटल कंपोजिशन होती है वह 21 ग्राम होता है। टोटल इसका टोटल करें तो यह टोटल 21 ग्राम होता है। एक पैकेट में ये कंपोजिशन पाई जाती है। और इसका यूज डायरिया और वोमिटिंग में किया जाता है फ्लूइड लॉस होने के कारण, ताकि डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्टिविटी इंक्लूड इन सेकेंडरी प्रिवेंशन। यानी इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जो सेकेंडरी प्रिवेंशन में इंक्लूड है। ऑप्शन ए डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन, ऑप्शन बी अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ऑप्शन सी हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। यानी इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जो कि सेकेंडरी प्रिवेंशन में इंक्लूड है। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट आता है। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ऑप्शन बी राइट आंसर है, ऑप्शन बी अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। और जो डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन है वह आता है टर्सरी में, टर्सरी प्रिवेंशन में डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन। और हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन आता है प्राइमरी में, प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। और सेकेंडरी में आता है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। और जो डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन है वह आता है टर्सरी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड लेवल ऑफ प्रिवेंशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो कन्फर्म एग्जाम में आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के रूरल एरिया में हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में कितने लेवल
या टायर होते हैं। ऑप्शन ए 1 टायर या 1 लेवल, ऑप्शन बी 2 टायर या 2 लेवल, ऑप्शन सी 3 टायर या लेवल, या ऑप्शन डी 4 टायर या लेवल। रूरल एरिया में हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में कितने लेवल्स या टायर होते हैं? तो रूरल एरिया में 3 टायर सिस्टम का जिक्र किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, ऑप्शन सी। और इन 3 टायर में कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है सब सेंटर, दूसरा होता है पीएचसी यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और तीसरा होता है सीएचसी। और यह जो ग्रामीण स्वास्थ्य योजना है, रूरल हेल्थ स्कीम है, यह स्टार्ट की गई थी 1977 को प्रारंभ की गई थी। और अगर सब सेंटर और इनके बारे में पूछे कि कितनी पॉपुलेशन पर कौन सा सेंटर होता है, तो जो सब सेंटर होता है, यानी सब सेंटर 3000 से 5000 पॉपुलेशन पे, 3000 से 5000 पॉपुलेशन पे 3000 की पॉपुलेशन जो हिली और ट्राइबल एरिया होता है, पहाड़ी क्षेत्र जो होते हैं उनमें, और जो 5000 की पॉपुलेशन है प्लेन एरिया में 5000 की पॉपुलेशन पर एक सब सेंटर इस्टेब्लिश किया जाता है। और जो पीएचसी होती है, पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यह होती है 20,000 से 30,000 की पॉपुलेशन पर, 20,000 से 30,000 की पॉपुलेशन पर। और जो 20,000 की पॉपुलेशन है वह हिली एरिया में, और तथा जो 30,000 की पॉपुलेशन है वह प्लेन एरिया में। अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र में या किसी क्षेत्र में अगर इतनी जनसंख्या है, हिली एरिया में जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ 20,000 की जनसंख्या है, तो वहाँ एक पीएचसी सेंटर स्थापित किया जाता है। और जो प्लेन एरिया है उसमें 30,000 की पॉपुलेशन पे एक सेंटर स्थापित किया जाता है। और अगर सीएचसी की पूछे तो 80,000 से 1,20,000 की पॉपुलेशन पर एक सब जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वह स्थापित किया जाता है। यानी 80,000 तो हिली एरिया हो गया और 1,20,000 जो प्लेन एरिया हो गया। और सीएचसी को फर्स्ट रेफरल यूनिट भी बोला जाता है, सीएचसी फर्स्ट रेफरल यूनिट है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और इसकी जनसंख्या के बारे में पूछा जाता है। पिछले राजस्थान क्षेत्रों में भी यह क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बीएचसी कितनी पॉपुलेशन पे इस्टेब्लिश की जाती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉस्पिटल केयर यूनिट या इंस्टीट्यूट के चारों ओर लगभग कितनी डिस्टेंस को साइलेंट जोन माना जाता है? यानी हॉस्पिटल का जो अराउंड एरिया है चारों तरफ का, या कोई भी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है उसके चारों तरफ कितनी दूरी के अंदर उसको साइलेंट जोन माना जाता है, यानी वहाँ नॉइज ना हो। ऑप्शन ए 100 मीटर, ऑप्शन बी 150 मीटर, ऑप्शन सी 200 मीटर, या ऑप्शन डी 250 मीटर। यानी कितनी डिस्टेंस को साइलेंस जोन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो जो साइलेंस जोन है वह हॉस्पिटल से लगभग 100 मीटर की दूरी के जो एरिया होता है उसको साइलेंस जोन कहा जाता है। हॉस्पिटल का जो अराउंड जो चारों तरफ जो 100 मीटर का जो एरिया होता है उसको साइलेंट जोन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रॉब्लम को वर्ल्ड की लिथल प्रॉब्लम माना जाता है? यानी लिथल मतलब सबसे घातक, यानी इनमें से कौन सी जो प्रॉब्लम है उनको वर्ल्ड की लिथल प्रॉब्लम माना जाता है? ऑप्शन ए एयर पोल्यूशन, ऑप्शन बी वाटर पोल्यूशन, ऑप्शन सी एसिड रेन, या ऑप्शन डी ओजोन डिप्लेशन।
तो जो वर्ल्ड की जो लिथल प्रॉब्लम है, सबसे घातक प्रॉब्लम है, वह माना जाता है वाटर पोल्यूशन को। वाटर पोल्यूशन को सबसे घातक प्रॉब्लम माना जाता है और इससे लगभग 5 से 10 मिलियन जनसंख्या प्रति वर्ष प्रत्येक साल में पॉल्यूटेड या कॉन्टामिनेटेड वाटर से डेथ का शिकार बन रही है। तो जो लिथल सबसे बड़ी वर्ल्ड की लिथल प्रॉब्लम वह है वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल बेबी क्लिनिक नाउ न्यू नेम आर, यानी वेल बेबी क्लिनिक का न्यू नेम क्या है या जो परिवर्तित नाम क्या है। ऑप्शन ए होम्योपैथिक क्लिनिक, ऑप्शन बी चाइल्ड क्लिनिक, ऑप्शन सी अंडर 5 क्लिनिक या ऑप्शन डी एंटीनेटल क्लिनिक। वेल बेबी क्लिनिक का परिवर्तित नाम या न्यू नाम क्या है। तो जो वेल बेबी क्लिनिक को ही अंडर 5 क्लिनिक बोला जाता है, जो कि 5 साल तक के बच्चे हैं उनका यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है। और यह एंटीनेटल जो क्लिनिक होते हैं इसके साथ ही संचालित किए जाते हैं। अंडर 5 क्लिनिक ऑप्शन सी राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान जन आधार योजना इज स्टार्टेड इन, राजस्थान में जो जन आधार योजना जो एक स्कीम चल रही है जन आधार योजना की, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट में प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री इलाज किया जाता है, वह कब से स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2020, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 2020, ऑप्शन सी 30 मार्च 2020 या ऑप्शन डी 8 मई 2020। राजस्थान जन आधार योजना कब स्टार्ट की गई थी। तो जो राजस्थान जन आधार योजना है वह 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट की गई थी, ऑप्शन ए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो राजस्थान में जो न्यू जो स्कीम चल रही है हेल्थ से रिलेटेड, उनसे क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। तो ध्यान से देख लेना, राजस्थान जन आधार योजना कब स्टार्ट हुई थी, तो 1 अप्रैल 2020 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्टेड इन, यानी नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है वह कब स्टार्ट हुआ। ऑप्शन ए 1952 को, ऑप्शन बी 1953 को, ऑप्शन सी 1955 को या ऑप्शन डी 1962 को। नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था। जो नेशनल फैमिली प्रोग्राम है वह स्टार्ट किया गया था 1952 में, 1952 में। और विश्व की जो एकमात्र कंट्री है या देश है जिसमें स्टार्ट किया गया था वह था इंडिया, यानी भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसमें नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। और 1953 में नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम आया था, 1953 में नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम आया था 1953 को। और 1955 को आया था नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम आया था 1955 को। और 1955 को ही फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम भी आया था, फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम भी 1955 को आया था। और 1962 को आया था नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम आया था 1962 को। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम एनटीपी, यानी नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम भी 1962 को आया था। और 1962 को एक गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम आया था, गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम, गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम भी 1962 को आया था। और नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम भी 1962 को आया था। 1955 को आया था नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम और नेशनल फाइलेरिया या फाइलेरियासिस कंट्रोल प्रोग्राम।
और 1953 को नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम और जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वह 1952 में आया था। नेशनल फैमिली प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था, तो इसका राइट आंसर है 1952। तीनों चारों इंपॉर्टेंट है जो भी बताए गए हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है राजस्थान सीएचओ में, और इतना हार्ड एग्जाम नहीं आता है। पिछले जितने भी आज तक जितने भी सीएचओ के एग्जाम हुए हैं लगभग नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए हैं, इतना डीप नहीं पूछा गया है। तो जितनी भी क्लासें हो रही है उनको ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइल्डहुड डिसऑर्डर एन्यूरेसिस मीन्स। चाइल्डहुड का एक डिसऑर्डर है एन्यूरेसिस, इसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए स्लीप वॉकिंग, ऑप्शन बी बेड वेटिंग, ऑप्शन सी लैक ऑफ बोवेल कंट्रोल, या ऑप्शन डी स्टैमरिंग। चाइल्डहुड डिसऑर्डर है एक एन्यूरेसिस, इसका मतलब क्या है मीन्स। तो एन्यूरेसिस होता है उसको बोलते हैं बेड वेटिंग। जो 5 साल के बच्चे हैं, 5 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं, 5 साल से 5 ईयर से ऊपर के जो बच्चे हैं वह अपने यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और बेड पे ही यूरिन पास कर देते हैं, उसको बेड वेटिंग या इसको एन्यूरेसिस बोला जाता है। और बोवेल को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं यानी स्टूल पास कर लेते हैं उनको, इसको बोला जाता है एनकोपोरेसिस। एनकोपोरेसिस बोल जाता है जो बच्चे स्टूल को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं उसको बोला जाता है एनकोपोरेसिस। एनकोपोरेसिस बोला जाता है जो बच्चे यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाते उसको तो एन्यूरेसिस बोला जाता है, और जो स्टूल को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं उसको बोला जाता है एनकोपोरेसिस। और जो स्लीप वॉकिंग है, जो नींद में बच्चे चलते हैं उसको बोला जाता है सोमनाबुलिज्म। नींद में चलना, सोमनाबुलिज्म। सोमनाबुलिज्म यानी नींद में चलना। और जो स्टैमरिंग होता है इसका मतलब होता है बड़बड़ाना। स्टैमरिंग मतलब बड़बड़ाना, यानी जो नींद में बड़बड़ाते रहते हैं उसको बोलते हैं स्टैमरिंग। तो जो एन्यूरेसिस का मतलब होता है बेड वेटिंग, यूरिन पास करना बेड पर। जो 5 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं, क्योंकि 5 साल से कम के जो बच्चे हैं उनको 18 महीने में टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाती है, तो नॉर्मली बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल करने लग जाते हैं। लेकिन अगर 5 साल से ऊपर का बच्चा है, अगर वह बेड वेटिंग कर रहा है या स्टूल पास कर रहा है तो वह चाइल्डहुड का एक डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नियोनेटल पीरियड, यानी नियोनेटल पीरियड कब तक के बच्चे को बोलते हैं? नियोनेटल पीरियड कब तक का जो टाइम होता है बच्चे का उसको नियोनेटल पीरियड बोलते हैं। ऑप्शन ए 0 से 7 दिन, ऑप्शन बी 0 से 14 दिन, ऑप्शन सी 0 से 21 दिन, या ऑप्शन डी 0 से 28 दिन। नियोनेटल पीरियड यानी, तो नियोनेटल जो पीरियड होता है वह होता है जो नियोनेटल बच्चा, नियोनेट बोलते हैं, 0 से 28 दिन का जो पीरियड होता है उसको नियोनेटल पीरियड बोला जाता है। अगर यहाँ पे अर्ली नियोनेट पूछा जाता, अर्ली नियोनेट पूछा जाता तो वह 7 दिन होता। अर्ली नियोनेट मतलब 7 दिन का, 0 से 7 दिन का जो बच्चा होता है वह अर्ली नियोनेट, और 7 से 28 दिन तक का जो बच्चा होता है वह लेट नियोनेट बोला जाता है। और अगर नियोनेटल पीरियड के बारे में पूछा है तो 0 से 28 दिन तक का जो बच्चा होता है वह 0 से 28 दिन तक का बच्चा नियोनेटल कहलाता है। और 0 से अगर 1 साल तक का बच्चा इसके बारे में पूछे तो वह कहलाता है इन्फेंट। 0 से 1 साल तक का बच्चा, 1 ईयर तक का बच्चा इन्फेंट कहलाता है, और 0 से 28 दिन या 1 महीने तक का बच्चा होता है उसको नियोनेटल बोला जाता है।
तो दोस्तों आपको यह क्लास कैसी लगी? क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल नर्सिंग हट को सब्सक्राइब करें। आगे भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की यह सीरीज चलती रहेगी, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट हैं जो राजस्थान CHO की तैयारी करें उनको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।